तो आइए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री एक प्रॉब्लम होकर रहता है। मतलब कितना हो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं फिर भी कहते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, या फिर कितने शिक्षक केमिस्ट्री पढ़ाते ही नहीं हैं। तो एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, बहुत जल्द एग्ज़ाम है 10th क्लास का। और 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रसायन शास्त्र में ये चैप्टर का नाम केमिकल अभिक्रिया एवं समीकरण ही क्यों रखा। तो मैं जानकारी के लिए आप सबको बता दूं, इस चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसलिए रखा गया क्योंकि ये पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में ही पढ़ना है। इसलिए इस चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण रखा गया। तो आइए ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे इसमें कि कौन टॉपिक्स को माने उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तो देखिए कुछ अपना नोट्स बनाया गया है, जो आप जितने भी नए छात्र आएंगे उन सबों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध है कि आपको केमिस्ट्री का फेयर या कोई भी साइंस या मैथ किसी के फेयर बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये सारे आपको असाइनमेंट के रूप में दे दिए जाएंगे ताकि आप लोग आसानी से इसे याद कर सके। तो आइए सभी को समस्याओं को बहुत जल्द इसको खत्म करते हैं और शुरू करते हैं। 2 मिनट का समय लगेगा। हाँ, तो आ गया है सामने चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये रासायनिक अभिक्रिया को समझ लेंगे तो फिर आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जी, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले तो जब आप बताइए कि जब दो चीज को मिलाएंगे तो कोई एक तीसरा चीज बन जाएगा। जैसे में आप मानिए कि नींबू को मिलाए हैं और पानी चीनी को मिलाए हैं, तो फिक्स है कि एक शरबत बन के तैयार हो गया। तो यहाँ ये सीधा आ रही है, बातें समझ में सीधा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करेगा। देखिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर लिया तो इसके फलस्वरूप जल का निर्माण कर दिया। तो हम कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करता है, मतलब आपस में संयोग करता है, तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए एग्जांपल समझ लीजिए कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, जल बना दिया। तो ये बात तो समझ में आ गया। जैसे एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जब H2 Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो बना देता है 2HCl। मतलब जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करेगा तो वह हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। तो इसी के भाई आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं। तो समझिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं हम अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। तो चलिए अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ये देखिए, ये मेरा अपना द्वारा बनाया गया नोट्स है। ये नोट्स मैं अपनी भाषा में लिखा हूं, जिसको याद करना आपको बहुत आसान, बेहद आसान है। तो यहाँ पे अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जैसे में देखिए, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिलने से क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो भाग कौन कौन लिया, तो हाइड्रोजन भाग लिया और क्लोरीन भाग लिया, जिसके फलस्वरूप क्या बना, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसे क्या कहते हैं, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल। देखिए, प्रतिफल किसे कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। ठीक, जैसे में यह H2O2 से मिलने से H2O बना, तो प्रतिफल कौन हुआ,
तो प्रतिफल यहाँ पे हो गया जल। क्या कौन प्रतिफल हो गया? जल प्रतिफल हो गया। तो एक बात फिर से समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ के निर्माण कर दे, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। When two or more substance is react to each other and new substance is formed, then it is called chemical reaction. उसके बाद है कि अभिकारक किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो फिर प्रतिफल क्या है? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि का मीनिंग समझेंगे आप लोग। यहां से पहले लॉक हटाना पड़ेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में जानते हैं। तो एक बात बताइए, एक पुराना मकान को तोड़कर नया मकान बनाना है तो क्या आप सीधे दीवार उठाकर रख देते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है? पहले एक एक ईंटा में तोड़ना पड़ता है, पुनः तोड़ने के बाद उसको फिर से जोड़ना पड़ता है। तो फिर रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि से क्या तर्क समझे कि कोई भी पदार्थ पहले छोटे छोटे टुकड़ों में पहले टूटेगा, टूटने के बाद पुनः वह बड़ा यौगिक का निर्माण करेगा। तो फिर रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है? कोई भी पदार्थ पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और पुनः जुटकर एक नया पदार्थ का निर्माण कर देता है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहते हैं। अब समझिए, जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? तो रिएक्शन होगा तो बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न होगी। कौन कौन सी मैंने स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? हो सकता है कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस उत्पत्ति हो जाए। जैसे आप देखते हैं कि जब चूना पर पानी डालते हैं तो फिर क्या होता है? उससे आग निकलना शुरू हो जाता है। आग मतलब गर्मी निकलना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार अगर मानिए कि कभी कभार ऐसा होता है, ध्यान देंगे कि कोई कोई पदार्थ में ऐसा होता है कि वह रंग परिवर्तन कर लेता है। उसी प्रकार कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अवस्था भी बदल लेते हैं। तो इन सारे देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है। इसके फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है, अवक्षेप भी बनता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है और अवस्था मतलब कोई ठोस द्रव बनता है, द्रव गैस बनता है। इस प्रकार से अवस्थाएं में भी परिवर्तन होती है। गैसों की उत्पत्ति कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें गैस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे देख लीजिए, जब ZnHCl के साथ अभिक्रिया करेगा उसके फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। फिर है अवक्षेप का बनना। अब देखते होंगे बहुत सारा चीज। अब देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आप चूना को जब पानी डालेंगे तो उसके फलस्वरूप जो चूना होगा वह ऊपर की ओर क्या करेगा? पानी में मिल जाएगा। लेकिन जो पत्थर और रोड़ी होते हैं वो तो नीचे रह जाता है। उसी को बोलते हैं अवक्षेपण बनना। तो अवक्षेपण उसी प्रकार से होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनको जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उसके पेंदी में ठोस के रूप में रह जाते हैं। जैसे देखिए NaCl जब AgNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि NaONO3, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको एक छोटा में लिखा गया है NaNO3 प्लस AgCl, यह ठोस के रूप में पेनी में बैठा हुआ रहेगा। इसी को बोलते हैं अवक्षेप का बनना। क्या बोलते हैं? अवक्षेप का बनना। तो उसी प्रकार फिर हम देखेंगे रंग परिवर्तन के बारे में।